नमस्ते साथियों, हमने जो 8.1 प्रश्नावली का पहला भाग है वो उसमें 4 प्रश्नों को हमने पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे के प्रश्नों की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 की इस भाग में ये अपनी 8.1 प्रश्नावली का भाग पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, इस प्रश्नावली में काम आने वाली जो महत्वपूर्ण बातें हैं, तथ्य या सूत्र जिसको प्रमेय के तौर पर हम कह सकते हैं, या परिभाषाएं, चतुर्भुजों की परिभाषाएं, उनकी विशेषताएं, हम इसमें क्या प्रश्नावली में पढ़ने वाले हैं, क्या हमारे यहाँ काम आ रहे, वो सारी बातें हमने जो इस प्रश्नावली के इंट्रोडक्शन की क्लास डाली थी उसमें सब बातें हमने की थी। फिर भी यहाँ हम समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो समांतर चतुर्भुजों से संबंधित उस प्रश्नावली में हमने महत्वपूर्ण प्रमेयों की विशेष बात की थी, वो हमें ध्यान में होनी जरूरी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वो जरूर देखिए। अब चूंकि उसका हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि वहां पे हमने क्या क्या बातें की है। देखिए, वहां हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रमेयों को पढ़ा है। देखिए, जैसे सबसे पहली प्रमेय अपनी इस प्रश्नावली में है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग समत्रिभुजों में विभाजित करता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए कि कोई भी अगर समांतर चतुर्भुज होता है उसमें अगर विकर्ण ऐसे खींचे, चाहे ऐसे खींचे, तो ये दो जो त्रिभुज बने हैं ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम। अगर विकर्ण हम ऐसे खींचे तो ये जो इधर बनने वाले जो त्रिभुज हैं ये त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांगसम होंगे। ये एक 8.1 प्रमेय है। 8.2 प्रमेय के एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। इसका विपरीत, यदि कोई त्रिभुज, किसी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, और 8.3 इसकी विलोम दी हुई है कि यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह समांतर होता है। समांतर होता है तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। किसी भी चतुर्भुज में अगर सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर है तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। आगे देखिए, 8.4 पर में है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसका विलोम यहां दे दिया कि यदि एक चतुर्भुज में, अब वो कैसा चतुर्भुज है यहां नहीं दिया, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है तो वह समांतर है। अब इसका अगर दोबारा एक साथ पढ़ेगी, अगर समांतर है तो सम्मुख कोण बराबर है। किसी भी चतुर्भुज में अगर सम्मुख कोणों का युग्म बराबर है, प्रत्येक युग्म बराबर है, तो वह समांतर होगा। ये हम प्रमेय पढ़ते आए हैं। अब 1-2 प्रमेय और हमने वहां पढ़ी है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। कोई भी समांतर चतुर्भुज होता है उसमें अगर हम विकर्ण खींचते हैं दोनों, तो जो दोनों खींचे जाने वाले विकर्ण हैं वो क्या होंगे? समद्विभाजित होंगे। यानी ये इधर है वो उतना इधर है, ये यहां से यहां तक है उतना ही यहां से यहां तक है। जहां पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं वो आधे आधे बंट जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है। 8.7 पर में यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। यानी इसकी उल्टी है। इसका विपरीत अर्थ कैसे हो गया कि समांतर चतुर्भुज है तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। अगर कोई भी चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वो कैसा होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। इन बातों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना था। ये बातें हमारे आगे इस प्रश्नावली में हर क्वेश्चन में काम आने वाली है। इसको हम एक अल्टरनेट अपने फॉर्मल बोर्ड के तौर पर यहाँ पे हम इसको नोट रख लेते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, ये एक चतुर्भुज है, इसमें ये समांतर चतुर्भुज है। ध्यान दीजिए, ये समांतर चतुर्भुज है और उसमें ये सारे गुण हैं। इस बोर्ड पे जो हमने पढ़े हैं 5-6 जितने भी गुण हैं वो इस चतुर्भुज में शामिल है। कैसे? जैसे आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर है, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, सम्मुख कोण बराबर है। ये सारी बातें जो हमने प्रमेय में पढ़ी है वो इस ABCD चतुर्भुज में मौजूद है। अब देखिए आगे क्या लिखा है। विकर्ण BD, यानी B से लेकर D तक, ये जो BD विकर्ण है, ये दो बिंदु है इस पर, P और Q। इस प्रकार स्थित है कि ये जो दूरी है ना DP, ये दूरी DP बराबर है BQ के, यानी ये दूरी जो है उतनी ही ये दूरी है। ऐसा प्रश्न में दिया गया है। पहले तो दिया गया है कि ये समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब इसमें ये सारे गुण हैं। कौन कौन से? कि उसके आमने सामने के कोण बराबर, आमने सामने की सम्मुख भुजाएं बराबर, आमने सामने के भुजाएं समांतर,
विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करने वाले, ये सारे गुण तो है ही है। उसके साथ साथ ये एक और दे दिया कि यहां से यहां तक की दूरी है जो डीपी वो बीक्यू के बराबर है। ठीक, ये आकृति 8.12 में दर्शाया गया है, ये हमने देख लिया। अब इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं, बिंदुगत प्रश्न है कि त्रिभुज एपीडी, एपीडी कौन सा है, एपीडी ये वाला त्रिभुज जो है उसको सर्वांग सिद्ध करो, किसके, सी क्यू बी, सी क्यू बी। इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, सर्वांग हमें बताना है। तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग बताने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा, कि ये त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के सर्वांग हमें बताना है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग हमें बताना है। तो देखिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं। एक पहले बिंदु की बात करते हैं, पहले बिंदु में किस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए पहले बिंदु में सोल्व करने के लिए हमें दो जो त्रिभुज दिए गए हैं उन दोनों त्रिभुजों की संगत मान, कम से कम 3 मान सर्वांग क्षमता हमने त्रिभुज में पढ़ी थी, भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण कोण भुजा। उनमें से अगर कोई भी एक संगतता, एक अगर नियम हमें इसमें मिल जाता है तो हम इसको सर्वांग सिद्ध कर सकते हैं। कैसे, देखिए त्रिभुज ए पी डी और त्रिभुज सी क्यू बी में क्या क्या है, देखो एपीडी में जो एडी भुजा है ना वो इसकी बीसी भुजा के बराबर है। क्यों, क्योंकि ए बी सी डी समांतर है और समांतर चतुर्भुज है, ऐसे लिख सकते हैं। या अगर ऐसे नहीं लिखना चाहो, ये भी सही है, ऐसा नहीं है कि ये सही नहीं है, ऐसा नहीं लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो कि ये दोनों भुजाएं एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये हमने पढ़ा है, ये अगला एग्जामिनर जांच करेगा उसको भी हमें इस प्रकार से पता होता है, ये नियम बताना होता है। अब डीपी बराबर इस त्रिभुज की जो डीपी भुजा है वो इसके बी क्यू के बराबर है। हमें क्या पता, हमें पता है क्योंकि इस प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है। अब देखिए, अब एक बात सोचिए कि यहां पे जो एडी लाइन है और ये बीसी लाइन है, ये एडी लाइन और बीसी लाइन पर एक रेखा गुजर रही है, कौन सी, ये वाली, और इससे जो दो कोण बन रहे हैं वो दोनों कोण, एक तो इस ए पी डी में काम आ रहा है ये वाला, और एक ये बी सी बी क्यू में, सी क्यू बी में ये वाला कोण काम में आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण हो जाएंगे ना, यानी काम आने वाले कोण हो जाएंगे। तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, कौन से, कोण ए डी पी किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी ए डी पी किसके बराबर हो जाएगा, सी बी क्यू। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम लिख देंगे कि जब बीसी समांतर हो एडी और उस पर कोई तिर्यक रेखा हो बीडी, और उस बीडी तिर्यक से बनने वाले एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस आधार पर हमने लिख दिया। तो इस त्रिभुज की एक भुजा को इस भुजा के बराबर बताया, फिर एक भुजा को दूसरी भुजा के बराबर बताया, फिर एक कोण को एक कोण के बराबर बताया। अब देखिए ये भुजा हमने इसके बराबर बताई थी, ये भुजा हमने इसके बराबर बताई थी, और उनके बीच वाला कोण इसके बीच वाले कोण के बराबर बताया था। तो यहां पे एस ए एस सर्वांग क्षमता नियम लग जाएगा, एस ए एस सर्वांग क्षमता नियम से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम हो जाएंगे। कौन कौन से, ध्यान देना, ए पी डी वो सर्वांगक्षम किसके हो जाएगा, ध्यान देना, यहां ए पी है और लास्ट में क्या है, पी डी किसके बराबर है, बी क्यू के। तो या तो यहां पे क्यू बी आएगा या यहां पे आएगा बी क्यू।
देखो कैसे, अब इसको समझो कि एपीडी 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 एपी तो लाइन की किसी में इसमें बात हुई नहीं है, बीडी सॉरी पीडी पीडी लाइन किसके बराबर है, बी क्यू। अब या तो क्यू भी लिखना पड़ेगा या बी क्यू लिखना पड़ेगा, आगे देखते हैं कैसे। जैसे ए से डी लास्ट वाले, ए से डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। लास्ट वाले किसके बराबर है, बी सी के। यहां ए डी क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, तो बी सी भी लास्ट में आना चाहिए, बी सी भी क्या आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए। तो ये बी क्यू सी, बी क्यू सी त्रिभुज के बराबर हो जाएगा। अब बी क्यू सी लिख दो, चाहे सी क्यू बी लिख दो, सी क्यू बी, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे। जैसे यहां से ऐसे चलो चाहे ऐसे चलो, बात तो ये जैसे सी बी डी लिखो या ए बी ऐसे लिखो, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये पहले बिंदुगत प्रश्न का हमें उत्तर मिल गया, ये पहले बिंदुगत प्रश्न का हमें उत्तर मिल गया। अब देखिए हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके दूसरे प्रश्न को। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, देखिए दूसरे प्रश्न को स्टार्ट करने के लिए हम यहाँ पे ये थोड़ा नोट कर लेते हैं और इस अपने फॉर्मल बोर्ड को जिसको हमने पढ़ा था, जिसमें प्रमेय लिखी हुई है, इस फॉर्मल बोर्ड को हम एक बार साइड में कर देते हैं। अब देखिए, अब दूसरा बिंदुगत प्रश्न है। दूसरा बिंदुगत एपी, इसके जो दोनों जो हमने त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध किए ए पी डी, वो सर्वांगसम बताया हमने सी क्यू बी के, सी क्यू बी के। अब देखिए सी क्यू बी के सर्वांगसम जो त्रिभुज बताए हैं उसमें हम सीपीसीटी नियम लगा देंगे, सीपीसीटी रूल से, RULE नियम से लिख दो चाहे रूल से लिख दो। सीपीसीटी नियम से हम क्या लिख सकते हैं, सीपीसीटी नियम का मतलब होता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसका मतलब इस त्रिभुज की जो एपी लाइन है, एपी लाइन इस त्रिभुज की एपी लाइन इस त्रिभुज की किसके बराबर होगी, CQ के बराबर होगी। एपी लाइन किसके बराबर होगी, CQ के बराबर होगी। AP इस त्रिभुज की AP यानी शुरू वाली दो CQ के बराबर होगी। ये इस दूसरे का उत्तर हो गया। सीपीसीटी नियम से ही इसका उत्तर हमें मिल जाएगा। थर्ड बात करते हैं इसके तीसरे बिंदुगत प्रश्न की। तीसरे बिंदुगत में क्या पूछा गया, देखिए तीसरे बिंदुगत प्रश्न में पूछा गया है कि त्रिभुज ए क्यू बी कौन सा है, ये वाला त्रिभुज ए क्यू बी, ये वाला त्रिभुज किसके सर्वांगसम होना चाहिए, सी पी और डी, इस वाले त्रिभुज के बराबर होना चाहिए। कौन से, ये सी पी डी, ये वाला जो त्रिभुज है इसके सर्वांगसम ये होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले जो त्रिभुज लेने हैं, कौन कौन से त्रिभुज, ए क्यू बी सर्वांगसम एंड सी पी डी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में जो ये एबी लाइन है ना, इस त्रिभुज की एबी लाइन इस त्रिभुज की सीडी लाइन के बराबर है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो एबी किसके बराबर होगी, सीडी के बराबर। एबी किसके बराबर होगी, सीडी के बराबर। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं कि यहां पे इस त्रिभुज में जो BQ लाइन आ रही है, ए क्यू बी में BQ लाइन है वो इसके DP लाइन के बराबर है। ए क्यू बराबर किसके है, नहीं BQ सॉरी, BQ किसके बराबर होगा, ए क्यू किसके बराबर है, DP के। हम ऐसा कैसा बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा प्रश्न में दिया गया है, ऐसा प्रश्न में दिया है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, दो कोण और अगर इनके बीच वाले हम बराबर सिद्ध कर दें तो हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज में ये समांतर चतुर्भुज है, इस समांतर चतुर्भुज में ये दो लाइनें हैं, कौन कौन सी, BA और CD, ये दोनों समांतर है। इन पर एक तिर्यक रेखा जा रही है ऐसे, B से D होती हुई,
इधर जो बनने वाला कोण है ना वो इधर बनने वाले कोण के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो उससे बनने वाले एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऐसा हमने पिछली प्रश्नावलियों में पढ़ा है। तो हम यहाँ पे ए बी क्यू जो कोण है ना, कोण ए बी क्यू, वो कोण इसके ए बी क्यू कोण इसके सी डी पी कोण के बराबर बता देंगे। कोण सी डी पी के बराबर बता देंगे। अब ऐसा कैसे बता पा रहे हैं? ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि दो रेखाएं ए और बी, ए बी के समांतर रेखा है सी डी, उस पर एक तिर्यक रेखा जा रही है बी डी, उससे बी डी से जो बनने वाले कोण है, बनने वाले एकांतर अंतःकोण है। कौन से? एकांतर अंतःकोण है, इसलिए ये दोनों बराबर है। एकांतर अंतःकोण है इसलिए ये दोनों बराबर है। अब देखिए यहां पे इस त्रिभुज की एक भुजा, दूसरे की भुजा, इसकी भुजा, अगले की भुजा, इसका कोण, अगले का कोण, और जो भुजाएं हमने बराबर बताई उनके मध्य वाला कोण है, उनके मध्य वाला कोण क्या है यहाँ पे बराबर बता पा रहे हैं हम। इसका मतलब क्या होगा? इसमें एस ए एस सर्वांग क्षमता नियम लग जाएगा। एस ए एस सर्वांग क्षमता नियम से, एस ए सर्वांग क्षमता नियम से जो त्रिभुज है अपना ए क्यू बी, वो सर्वांगक्षम हो जाएगा किसके? त्रिभुज सी पी क्यू के, सी पी क्यू के। ये अपने तीसरे बिंदुगत प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं चौथे बिंदुगत प्रश्न को। चौथे बिंदुगत प्रश्न में क्या देखिए क्या पूछा गया है कि यहां पे चौथे बिंदुगत प्रश्न के लिए ये जो हमने त्रिभुज सिद्ध किया है ना सर्वांगक्षम, उन दोनों की दो भुजाएं ली गई है, जैसे ए क्यू भुजा और सी पी भुजा ली गई है। तो यहां हम कह देंगे कि ए क्यू बी तो सर्वांगक्षम है सी पी डी के, सी पी यहां सी पी डी है, ध्यान रखना सी पी डी है, यहां क्यों नहीं है, सी पी डी के, इसको आप सही कर लेना, सी पी डी है। तो इस आधार पे है, ये दोनों तो सर्वांगक्षम है। अतः इनमें अगर सीपीसीटी नियम लगाएं, सीपीसीटी मतलब समांतर चतुर्भुजों के संगत भाग बराबर बताएं, तो यहां इसका ए क्यू किसके बराबर हो जाएगा? इसके सीपी के बराबर। ए क्यू किसके बराबर हो जाएगा? सीपी। सीपीसीटी रूल से, सीपीसीटी नियम से हम इसको ऐसे बता पा रहे हैं कि सीपीसीटी नियम से ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएगी। ये इसका हो जाएगा उत्तर। ये क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ये चौथे बिंदुगत प्रश्न की भी हमने बात कर ली। नेक्स्ट हम पांचवें बिंदुगत प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। पांचवें प्रश्न में क्या पूछा गया है कि पी क्यू ए पी सी क्यू, ये वाला जो अंदर वाला चतुर्भुज है वो समांतर चतुर्भुज है क्या? तो हमने एक पर में पढ़ी थी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, या ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने के कोण बराबर हो वो भी समांतर चतुर्भुज होता है, या ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे वो भी समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसमें से एक गुण हमें मिल जाएगा कि भाग इसमें हमने पार्ट दो कहां पे हमने हल किया था? यहां पे भाग 2 एंड भाग 4 से 2 और 4 नंबर जो क्वेश्चन अपने किया थे ये और ये सिद्ध किए थे। इस आधार पे देखिए एपी बराबर सी क्यू हमने सिद्ध की थी, एंड इस भाग में हमने ए क्यू बराबर सी पी सिद्ध की थी। ए पी के बराबर हमने सी क्यू बताई, इसके सामने वाली भुजा बराबर बता दी यहां पे। ए क्यू के बराबर सी पी बताई, इसके सामने वाली यहां चौथे भाग में बताती थी। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः ए पी सी क्यू में सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर है। अतः
ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से इस पांचों भागों को हमने हल किया है। ये अपनी आप नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अभी नोट नहीं करना है, प्रश्नावली पूरी पढ़ने के बाद नोट करना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट अपने फोन में सेव रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अपना दिया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, अर्थात समांतर चतुर्भुज के जो गुण होते हैं वो सारे ABCD में है। और गुण क्या होते हैं? आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने के कोण बराबर, आमने सामने की भुजाएं समांतर, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें, ये सारे गुण होते हैं समांतर चतुर्भुज में। तो ये सारे गुण ABCD में है। तथा AP बराबर CQ, इसमें दिया गया है कि A से P जो लाइन है ना, ये लाइन A से P और ये इस C से Q के बराबर है। और ये AP और CQ है क्या? AP और CQ जो है वो A और C से विकर्ण BD, A और C से जो ये विकर्ण BD है, इस पर डाले गए क्रम से लंब है। लंब मतलब यहां से ये इस प्रकार से गए हैं कि यहां ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, और इस लाइन पे C से ये Q इस प्रकार से आया गया है कि ये 90 डिग्री के कोण पे प्रतिच्छेदित हो रहा है। ये आकृति 8.13 यहां हमने बनाई हुई है। देखिए अब दर्शाना क्या है? त्रिभुज APB को CQD के सर्वांग दिखाना है। APB अपना कौन सा है? APB, ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, इस त्रिभुज को क्या करना है? सर्वांग दिखाना है। कौन से के? CQD। CQD त्रिभुज कौन सा है? ये C, ये फिर Q, ये फिर D, इस त्रिभुज के ये सर्वांग दिखाना है। ये काम हमें यहां पे करना है। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या हम कॉमन ले सकते हैं, किस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। इन दोनों त्रिभुजों को हम एक प्रकार से सोल्व करने में शुरू करते हैं कि जो चीजें दी गई है वो तो ये समांतर चतुर्भुज है, उससे ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, कोण दिए हुए हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पे लिख देंगे। वो लिखनी जरूरी भी नहीं है क्योंकि प्रश्न में आई हुई है, और अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया क्या है? दिया है ABCD समांतर चतुर्भुज है। एक बात तो ये दी गई है, और ऐसे लिख सकते हैं कि AP जो है वो भी लंब है BD पर, एंड CQ है वो भी लंब है BD पर। और एक बात दी गई है कि AP बराबर है CQ के, इतनी बात दी गई है। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध तो अब पहले बिंदु में देख लो क्या सिद्ध करना है। सिद्ध तो वही करना है जो प्रश्न में पूछा जा रहा है। सिद्ध करना है क्या? कि जो त्रिभुज APB है वो सर्वांग सिद्ध करना है हमें त्रिभुज CQD के। अब हम लिख देंगे उपपत्ति। उपपत्ति मतलब इसको सोल्व कर रहे हैं। तो सोल्व कर रहे हैं तो त्रिभुज कौन कौन से ले लेते हैं हम? जो दो त्रिभुज दिए गए हैं उन्हीं दोनों त्रिभुजों को हम ले लेते हैं। कैसे? जैसे APD त्रिभुज, APB एंड त्रिभुज CQD में, इन दोनों त्रिभुज में APB ये अपना नीचे वाला जो ग्रीन त्रिभुज है वो, ये ऊपर वाला ब्लैक जो है वो CQD है, CQD है, ये Q शीर्ष है। तो इसकी जो AB लाइन है ना, नीचे वाले त्रिभुज की AB लाइन है, AB वो ऊपर वाले त्रिभुज के CD के बराबर है, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है, इसलिए ये दोनों भुजाएं भी बराबर होगी। एक त्रिभुज में AB दूसरे त्रिभुज की CD भुजा के बराबर होगी। दूसरा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज में, ग्रीन त्रिभुज जो अपना APB है, उसमें AP बराबर किसके है? इस त्रिभुज की CQ के बराबर है। CQ क्यों है? क्योंकि ऐसा प्रश्न में
छपा हुआ है, दिया गया है, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। अब एक बात और हमें सिद्ध करनी है कि यहां वाले अगर एक कोण की ओर बात कर लें, कौन से कोण की बात करें, विशेष ध्यान रखना, समकोण को समकोण के बराबर सिद्ध करेंगे तो ये हो सकता है एच और RHS नियम से ये सर्वांग सम हो जाए। कैसे? जैसे ये जो AB और CDI है ना, ये एक प्रकार से हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि इनके सामने जो कोण है वो 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण। तो इस त्रिभुज का ये कर्ण, इस त्रिभुज का ये कर्ण, कर्ण कर्ण के बराबर हो गया। एक भुजा अन्य भुजा जो समकोण बनाने में जो काम आती है उसमें से एक भुजा ये वाली, इस त्रिभुज में समकोण बनाने में ये दोनों भुजाएं काम आ रही है, इसमें से एक भुजा के एक भुजा बराबर होगी। तो एक साइड बता दिया। यहां एक समकोण बता देते हैं। समकोण कौन सा? APB। इस त्रिभुज का जो कोण APB है वो ऊपर वाले ब्लैक त्रिभुज का CQD के बराबर है। CQD, क्योंकि ऐसा लंब दिया गया है और लंब क्या होते हैं? समकोण होते हैं। लंब क्या होते हैं? समकोण होते हैं। तो ये हो गया R मतलब राइट एंगल। यहां अब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम बताने के लिए हम RHS सर्वांग क्षमता बता सकते हैं, क्योंकि इस त्रिभुज का एक समकोण ग्रीन अगले त्रिभुज के एक समकोण के बराबर है। समकोण के सामने वाली भुजा अगले त्रिभुज के समकोण के सामने वाली भुजा के बराबर। समकोण बनाने में काम आने वाली एक भुजा अगले त्रिभुज की एक भुजा के बराबर। मतलब राइट एंगल बताया, हाइपोटेन्यूस और साइड बताई। तो RHS सर्वांग क्षमता नियम से, RHS सर्वांग क्षमता नियम से हम लिख सकते हैं कि जो ये दोनों त्रिभुज है, कौन कौन से? APB किसके सर्वांगसम हो जाएगा? त्रिभुज APB सर्वांगसम हो जाएगा किसके? CQD के। त्रिभुज CQD के। ये अपने हो गया पहले बिंदुगत प्रश्न का उत्तर। पहले बिंदुगत प्रश्न का यहां पे हमने उत्तर कर लिया है। अब देखिए दूसरे में क्या पूछा गया है। दूसरे में पूछा गया है कि AP बराबर CQ, AP बराबर CQ सिद्ध करना है। तो AP बराबर CQ सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे जो हमने इस पहले पार्ट में सिद्ध किया है कि त्रिभुज APB है वो सर्वांगसम है त्रिभुज CQD के। अतः CPCT नियम से, CPCT रूल से या CPCT नियम से हम लिख सकते हैं कि इसकी जो AP भुजा है, AP CQ के बराबर बतानी है, तो संगत भाग इसकी पहली भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा ये है। तो पहली भुजा जो है A से P वो इस C से Q के बराबर है। दूसरी भुजा P से B वो इसकी Q से D के बराबर है। तीसरी भुजा ये A से B लास्ट वाली इसके C से D के बराबर है। तो CPCT नियम से AP किसके बराबर है? CQ के बराबर है। और यही अपने प्रश्न में पूछा गया था। तो ये हो गया इसका उत्तर। ये बात भी आपको जरूर समझ में आई होगी कि दोनों त्रिभुजों में हमें सर्वांग क्षमता के लिए RHS सर्वांग क्षमता नियम लगाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि RHS सर्वांग क्षमता नियम लगाओ, अन्य तरीका भी है इसका सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए। कैसे? दूसरा, जैसे मान लीजिए हम ये लंब कोण न बताते, एक फॉर्मल के तौर पर देख लीजिए, तो इन दोनों त्रिभुजों में और कौन सा ऑप्शन हम निकाल सकते थे जो इन दोनों त्रिभुजों को क्या बना दे? सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। तो वो भी अपना एक पार्ट जो था वो अन्य तरीके से भी आप कोशिश कीजिए, अगर संभव है तो करिए, अन्यथा सबसे बेस्ट तरीका यही है। अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अगला अपना क्वेश्चन है 7 नंबर, जो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जा रहा है और क्या दिया गया है उसकी हम बात कर लेते हैं। ABCD एक समलंब है। समलंब की एक परिभाषा हमने पढ़ी थी कि सबसे पहले चतुर्भुज की परिभाषा पढ़ी थी, जो अपनी इंट्रोडक्शन वाली क्लास है उसमें सबसे पहले हमने चतुर्भुज की परिभाषा पढ़ी, फिर समलंब की पढ़ी, फिर समांतर चतुर्भुज की पढ़ी। मतलब समलंब का एक ही रूल था कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा या एक युग्म समांतर हो वो समलंब होता है।
सिर्फ एक जोड़ा, जबकि समांतर में क्या होना चाहिए, दोनों जोड़े। आमने सामने के दो जोड़े बनते हैं ना, क्योंकि चार भुजाएं होती है, आमने सामने दो जोड़े बन गए, दोनों जोड़े क्या होने चाहिए, समांतर होने चाहिए, तब तो होता है समांतर। अगर एक जोड़ा समांतर है तो वो क्या होता है, समलंब। जो शेष बच गया उससे कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो यहाँ पे ABCD, जो ABCD ये चतुर्भुज है, वो एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है, और उसमें एक कौन सा जोड़ा समांतर दिया गया है, AB के CD समांतर दिया गया है, AB के DC समांतर दिया गया है। और क्या दिया गया, AD बराबर BC, A से D वाली जो लाइन है उतनी ही ये लाइन है, ये दोनों बराबर दी गई, आकृति 8.14 में दिया गया है। चलो ठीक है। अब दर्शाना क्या है, कोण A को कोण B के बराबर, इस कोण को इस कोण के बराबर, दूसरे में कोण C को D के बराबर, इस कोण को इसके बराबर, फिर ABC ये इसको मिलाने से जो त्रिभुज बनेगा वो BAD यहां त्रिभुज बनेगा, वो सर्वांग दिखाना है। विकर्ण AC और BD को AC विकर्ण खींचेंगे और BD खींचेंगे, उनको दोनों को बराबर दिखाना है। यानी 4 इसमें बिंदुगत प्रश्न पूछे गए। कितने बिंदुगत है, 4। तो चारों को हल करने के लिए इस आकृति में एक संकेत दिया गया, इस प्रश्न में संकेत दिया गया। संकेत मतलब हमें एक निर्देश दिया गया है कि इस प्रश्न को आप कैसे हल कर सकते हो, आकृति कैसे ड्रॉ कर सकते हो। आकृति ड्रॉ करने के लिए यहाँ संकेत हमने यहाँ लिख दिए कि AB लाइन है ना, उसको बढ़ाइए, इस लाइन को बढ़ाइए, जैसे हमने आकृति थी वैसी वैसी बना दी। ये रेड आकृति जो है वो मूल आकृति है। AB को आगे बढ़ाया, ऐसे A से B की तरफ बढ़ाया, और C से होकर, इस बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन एक रेखा ऐसे खींचिए जो DA के समांतर हो। यानी ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, DA के समांतर है। कहने का मतलब जो इस चतुर्भुज में जो AD लाइन है ना, उसके समानांतर है कौन सी, CE लाइन, CE लाइन। ठीक है, इस प्रकार से ये खींची गई है CE लाइन। एक रेखा खींचिए जो बढ़ी हुई रेखा BE को, यानी इसके समानांतर AD के समानांतर C से होते हुए एक समांतर रेखा खींचिए, जो AB जो हमने रेखा बढ़ाई थी उसको E बिंदु पर मिले। E पर बिंदु मिलने से CE रेखा हो जाएगी, वो CE रेखा AD के समांतर हो जाएगी, पर प्रतिच्छेदित करे। तो ऐसा हमने चतुर्भुज यहाँ पे बना लिया। यानी जो कहने का मतलब जो बातें दी गई थी संकेत में, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है, बना ली है, आकृति जैसी दी गई है वैसी। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं, आकृति बना ही ली। तो आकृति बना लेने से अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो हमने अपना चतुर्भुज बनाना, AEC और D, A से E से C और C से D, वो एक समांतर चतुर्भुज हो गया। कैसा हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसने कहा है कि ये दोनों रेखाएं समांतर होनी चाहिए, वे दोनों। अब ये समांतर क्यों है, वो सारी बातें हम ऐसे लिखेंगे तो बहुत सारी थ्योरी हो जाएगी, थ्योरी लिखनी पड़ेगी। मतलब उससे लिखने से बेहतर है कि आप समझिए कि AD लाइन के समानांतर ये बताई गई थी, तो ये दोनों रेखाएं समांतर है, समांतर रेखाएं, और इसके समांतर तो ये थी। तो ऐसा चतुर्भुज इसकी आमने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं समांतर, वो समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है, इसमें यह कहा गया है, इसमें दिया गया था, इसमें क्या दिया गया था कि AD लाइन है ना, AD लाइन वो बराबर बताई गई थी BC के, AD लाइन BC के बराबर बताई गई थी, और BC के बराबर ही इस आकृति में अगर हम देखें तो AD लाइन है ना, AD, उसके बराबर ही एक लाइन हमें CE मिली है, CE। क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है। अगर रेखाएं समांतर है आमने सामने की, इसके समांतर ये, इसके समांतर ये, तो अवश्य ये वो क्या होगी, बराबर भी होगी। AD बराबर CE। इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज BCE में, अगर BCE त्रिभुज की हम बात करें तो इस त्रिभुज में हम क्या बता सकते हैं, इस त्रिभुज में ये वाला जो अंदर वाला त्रिभुज है, ये वाला, इसमें क्या है कि जो लाइन BE लाइन है ना, सॉरी
बी सी लाइन, बी सी बराबर किसकी हो जाएगी, सीई के, सीई के, क्योंकि एडी के बराबर बीसी है, एडी के बराबर सीई भी है, तो बीसी और सीई आपस में बराबर जरूर होगी। हमने ऐसा पढ़ा है कि जब एक संख्या के बराबर दो अलग अलग संख्याएं होती है तो वो दोनों संख्याएं आपस में बराबर होती है। ए बी बराबर बी सी बराबर सीई, यानी ये जितना है उतना ही ये है। क्यों, ये दोनों तो बराबर दी गई है और ये दोनों बराबर इसलिए हो गई क्योंकि ये समानांतर है। तो अब त्रिभुज ए बी सी में नहीं, बी सी ई में बी सी बराबर सीई अगर हमने लिख दिया, बी सी बराबर सीई लिख दिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम एक काम करते हैं, यहां पे कोणों का नाम दे देते हैं। ये 1 नंबर कोण दे देते हैं, ये 2 नंबर कोण दे देते हैं, ये 3 नंबर दे देते हैं और ये 4 नंबर दे देते हैं। इधर जो इस त्रिभुज में बना उसको हम 5 नंबर कोण दे देते हैं, यहां जो बना उसको 6 नंबर हमने कोण दे देते हैं। यहां देखिए त्रिभुज बीसी में बीसी जो लाइन है, बीसी लाइन वो सीई लाइन के बराबर है। तो उसकी हमने पढ़ा था प्रश्नावली में पिछली में कि किसी त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसका मतलब बीसी और सीई समान भुजाएं हैं तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। बीसी का सम्मुख कोण कौन सा है, बीसी का सम्मुख कोण है कोण नंबर 6, कोण नंबर 6 बराबर होगा किसके, सीई का सम्मुख कोण है कोण नंबर 5, उसके बराबर होगा। हम ऐसे लिख देंगे कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बीसी लाइन के बीसी लाइन और सीई लाइन बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ये हो गई 1 नंबर बात, इस बात को आप सेव रखिए। 1 नंबर बात हो गई कि कोण 5 और कोण 6 है वो दोनों क्या है, बराबर है। कोण 5 और कोण 6 क्या है, बराबर है। अब देखिए हम एक लेते हैं, आगे इसको हल कर रहे हैं, तो कोण नंबर 2 और कोण नंबर अगर 5 जोड़े तो इसका योग कितना आएगा, 180 डिग्री। क्यों आएगा, क्योंकि ये कैसे कोण है, रेखिक युग्म वाले कोण है। कैसे कोण है, एक ही रेखा पर बनने वाले आसन कोण है। एक ही रेखा पर बनने वाले आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या दो समकोण के बराबर होता है, या दोनों कोण संपूरक होते हैं। कोई भी एक बात हम बोल सकते हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं कि कोण नंबर 1 जो है और कोण नंबर जो 6 है उन दोनों का जोड़ भी 180 डिग्री है। यहां हम लिख देते हैं क्यों है 180 डिग्री। देखिए हमें दिया गया है कि सी और डी उसके समानांतर रेखा है एक ए ई। समांतर रेखा कौन सी है, नहीं ए सी डी नहीं, सी डी के समानांतर है ए ई। सी डी के समानांतर है ए ई। यहां क्या लेंगे, इन दोनों भुजाओं को लेंगे। कौन कौन सी भुजाएं, एडी भुजा और जो सीई भुजा है, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। एडी ये वाली भुजा एडी और ये समानांतर है किसके है, सीई के, सीई के। अब इस पर कोई एक तिर्यक रेखा जा रही है, कौन सी, डीई तिर्यक रेखा जा रही है। डीई तिर्यक रेखा जा रही है तो इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और एक ही और अंतः जो कोण बन रहे हैं वो 1 नंबर और 6 नंबर है। तो एडी समांतर सीई, इस पर कोई तिर्यक रेखा, कौन सी तिर्यक रेखा इसमें कौन सी जा रही है, डीई। डीई से एक ही और के अंतर कोण है तो इनका योग भी 180 डिग्री होगा। अब देखो इन तीनों चीजों को हम एक साथ देखेंगे। एक साथ देखने से ये जो प्रश्न है ना हमारा पहला प्रश्न वो हल हो जाएगा। पहला प्रश्न कोण ए बराबर बी सिद्ध करने का मतलब है कोण 1 बराबर 2 सिद्ध करना। ध्यान दीजिए इन तीनों को देखते हैं कि 5 नंबर 6 नंबर के बराबर है और 2 और 5 जुड़ के 180 आता है, 1 और
6 जुड़ के 180 आता है। तो हम इसको इन दोनों को लिखें, अगर 2 और कोण नंबर 2 और कोण नंबर 5 जो है उनके बराबर ही कोण नंबर 1 और कोण नंबर 6 का योग है। इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये भी 180 है और ये भी 180 है। अब देखिए, चूंकि हमने पढ़ा है कि कोण नंबर जो 5 है वो कोण नंबर 6 के बराबर है, यानी एक जितने ही है, इसलिए 5 यहां जुड़ रहा है, 6 यहां जुड़ रहा है, दोनों बराबर हैं तो दोनों कट जाएंगे। तो कोण नंबर जो 2 है वो किसके बराबर आ जाएगा? कोण नंबर 1 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण ए बी 2 नंबर पे और 1 नंबर पे क्या है अपना? कोण बी जो है वो कोण नंबर ए के बराबर है। ये अपना हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी कि कोण 2 नंबर जो आपने लिखा था वो कोण नंबर बी के लिए लिखा था, कोण बी के लिए लिखा था, और 1 नंबर जो लिखा था वो कोण ए के लिए लिखा था। तो ये दोनों पहले बिंदु प्रश्न की यहाँ पे उत्तर यहाँ पे आया है। अब देखिए दूसरा, कोण सी और डी को बताना है। कोण सी और डी को बराबर बताना है। तो कोण सी और डी को बराबर बताने के लिए क्या करना होगा? यहां हम स्टार्ट कर लेते हैं। कोण सी और डी क्या लिखेंगे? देखिए, सी और डी लिख दो या कोण 3 और 4 लिख दो, एक ही बात है। कोणों को हमने क्रमगत रेखिक वो आंकिक नाम दे दिया कि ए को 1 नंबर, बी को 2 नंबर, सी को 3 नंबर, डी को 4 नंबर, यहाँ इस त्रिभुज के अंदर वाले को 5 नंबर, इस त्रिभुज के अंदर वाले को 6 नंबर, ऐसा हमने नाम दे दिया। तो यहां देखिए हमने सिद्ध कर दिया है कि कोण जो 1 है वो कोण 2 के बराबर है। यहां हमने अभी सिद्ध किया कोण 1 कोण के 2 के बराबर है। और एक हम बात लिखते हैं कि ये जो 4 और कोण 1 नंबर है ना, कोण नंबर 4 और कोण नंबर 1 जब जुड़ता है तो इनका योग कितना आता है? 180 डिग्री आता है। क्यों आता है? देखिए, दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके दो समांतर रेखाएं ए ई है, जैसे मान लो ए ई, और एक समांतर रेखा है डी सी। इनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये ए डी तिर्यक रेखा काट रही है। इसके एक की ओर बने अंतः कोण है, तो एक की ओर बने अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां देखिए हमने लिख दिया कि कोण 1 और जो 4 है, 1 और 4 ये दोनों 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि इनको जो ए बी लाइन है और वो सी डी लाइन है वो दोनों समांतर रेखाएं हैं। उन समांतर रेखाओं पर जो तिर्यक रेखा गिर रही है ए डी जो तिर्यक रेखा गिर रही है, इसके एक की ओर बने अंतः कोण है, तो एक की ओर बने अंतः कोण 1 नंबर और कोण नंबर 4 है, उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार देखिए, कोण जो 2 और 3 है उनका योग भी 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ए बी लाइन और सी डी लाइन समांतर है। उन समांतर रेखाओं पर कोई तिर्यक रेखा गुजर रही है, कौन सी? बी सी। तिर्यक रेखा कौन सी जा रही है? बी सी। उसके एक की ओर बने अंतः कोण है ये कौन से? 2 और 3। तो ये दोनों जुड़ के कितने आएंगे? 180 डिग्री आएंगे। ये बात आपको समझ में आई होगी कि समांतर रेखाएं, इन दोनों समांतर रेखाओं पर इस रेखा से तो 1 और 4 बन रहे हैं, इनका दोनों का जोड़ 180 आएगा। इस रेखा के एक की ओर बने कोण 1 और 3 और 2 और 3 बन रहे हैं, इसका मतलब ये भी जोड़ 180 डिग्री आएगा। अब देखिए, इन तीनों चीजों को देखना है हमें। 1 और 4 180 है, 2 और 3 180 है, 1 और 2 बराबर है। ये जो काम हमने यहां किया था वही काम यहां पे करते हैं कि 1 और 4 कोण नंबर 4 प्लस कोण नंबर 1 का जो मान है वही मान, जो जितना 180 डिग्री मान है वही मान कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3 के जोड़ के बराबर है। यानी दोनों मान क्या है? बराबर मान है, क्योंकि 180 ये है, 180 ये है। चूंकि 1 और 2 बराबर है, चूंकि कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 नंबर जो यहां जुड़ रहा है और 2 नंबर जो यहां जुड़ रहा है वो दोनों बराबर बराबर माप के होने के कारण कट जाएंगे। तो यहां क्या बचेगा? इधर बचेगा कोण नंबर 4 और इधर बचेगा कोण नंबर 3। इसका मतलब क्या हुआ कि कोण जो डी है वो किसके बराबर हो गया? कोण सी के बराबर हो गया। ये बात दूसरे बिंदु प्रश्न की उत्तर की ओर संकेत कर रही है। ये बात भी आपको जरूर समझ में आई होगी कैसे यहां पे लिखा गया है। देखिए, एडी और बीसी, एडी और बीसी बराबर है,
अब ये अगर समांतर रेखा खींची तो AD के बराबर CE हो गई, क्योंकि समांतर चतुर्भुज बन गया। नहीं, ये इसके समानांतर थी तो बराबर भी होगी, क्यों चतुर्भुज ही समांतर हो गया। अब इस त्रिभुज में हमने लिया तो ये दोनों भुजाएं बराबर, तो इनके समूह कोण बराबर हो गए 5 और 6। ये BC और ये भुजाएं बराबर थी तो कोण बराबर हो गया। अब हमने क्या किया, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि रेखिक युग्म वाले करते हैं 2 और 5। फिर हमने लिया कि 1 और 6 दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा जब काटती है तो एक ही ओर बने जाता है कोण। कितने होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। और 1 और 6 का जोड़ भी कितना होता है, 180। 2 5 मिलके भी 180 होता है, 1 6 मिलके भी 180 होता है, दोनों बराबर होंगे। क्योंकि 5 और 6 बराबर है तो 5 यहाँ जुड़ रहा है और 6 यहाँ जुड़ रहा है, तो दोनों तरफ अगर लेके आएंगे तो समान संख्या जुड़ती है तो दोनों तरफ कट जाती है, क्योंकि एक तरफ यहाँ माइनस में आएगी तो वो घट जाएगी। तो बचेगा क्या, कोण 2 और कोण 1 बराबर बचेगा। तो 2 का जो हमने अंकिक नाम जो लिया था वो B के लिए लिया था और 1 का A के लिए लिया था। कोण A के बराबर कोण B हमने दर्शा दिया। नेक्स्ट 1 और कोण 2 को तो हमने सिद्ध किया है, बताइए कहाँ पे, यहाँ बताया था। अब 1 और 4 दो समांतर रेखाएं थी, AB और CD, इन पर एक तिर्यक रेखा जा रही थी AD, उस रेखा के एक ही ओर बने जाता है कोणों का योग 180 होता है। उसी प्रकार दो समांतर रेखाएं AB और CD पर एक तिर्यक रेखा BC जा रही थी तो इसके एक ही ओर बने जाता है कोण, जो 2 और 3 है उनका योग भी 180 डिग्री होता है। 1 4 मिलके भी 180 होता है, 2 3 मिलके भी 180 होता है, दोनों बराबर हो गए। जबकि 1 और 2 दोनों बराबर है, इसका मतलब 1 इधर जुड़ रहा है 2 इधर जुड़ रहा है, दोनों एक जैसी संख्या जो बराबर के दोनों तरफ जुड़ती है वो कट जाती है। तो यहां बचेगा कोण 4 कोण 3 के बराबर। कोण 4 और 3 का बराबर का तात्पर्य हमने लिया था कोण D और C, तो ये भी हमने यहां तक कर लिया। अब हम इस पैनल को यहां से हटा लेंगे। आप यहां नोट इतने को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट इन बिंदुगत प्रश्नों को हल करेंगे। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तीसरा बिंदुगत प्रश्न पूछा गया है कि त्रिभुज ABC और BAD को सर्वांगसम बताइए। यहां हम देखते हैं कि ABC त्रिभुज अभी तो बना हुआ नहीं है, अगर हम इस लाइन को A को C से मिला दे तो ये ABC जो त्रिभुज बन रहा है, ये A से B, B से C, ये वाला त्रिभुज, ये सर्वांगसम सिद्ध करना है। कौन से के, ये सर्वांगसम सिद्ध करना है BAD भी अभी अधूरा है, इस शीर्ष को B से D तक मिलाएंगे तो ये BAD शीर्ष बनेगा। यानी ABC को किसके सर्वांगसम बताना है, BAD कौन सा है, B से A से D, ये वाला जो ब्लैक अपने नोट किया है वो, और जो ग्रीन हाईलाइटेड है उन दोनों को क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने कोण नंबर 1 माना था, यहाँ हमने कोण नंबर 2 माना था, वो कोण इस पूरे कोण का है, ये जो 2 नंबर कोण है, ये B जो जितना पूरा बन रहा है वो कोण है। अब ध्यान दीजिए, अब इसको सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए चलो सॉल्व लिखते हैं हम 3 नंबर बिंदु। त्रिभुज त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज BAD में ये सर्वांगसम कैसे है, ये सर्वांगसम ऐसे है कि इस त्रिभुज की AB के बराबर है, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, दोनों में है, आपको दिख रही होगी उभयनिष्ठ, यानी AB लाइन दोनों ही त्रिभुजों में काम आ रही है। चलो ठीक है। कोण नंबर जो ABC में जो ये 2 नंबर कोण बन रहा है, यानी कोण B बन रहा है या कोण नंबर 2 बन रहा है, वो हम लिख देते हैं। कोण नंबर 2 हमने लिया था, तो कोण नंबर 2 वो किसके बराबर है, इस वाले त्रिभुज के कोण नंबर 1 वाले के बराबर है। कैसे है, ये हमने पीछे सिद्ध किया था 1 नंबर भाग में कि ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। अब एक बात और हमें सिद्ध करनी है कि इस त्रिभुज की जो BC लाइन है वो इस त्रिभुज की AD लाइन के बराबर है। कैसे है कि BC के बराबर AD प्रश्न में दिया गया है, ऐसा हमें दिया है।
अब देखिए यहां पे एक भुजा भुजा के बराबर, कोण कोण के बराबर, भुजा भुजा के बराबर, और जो दोनों भुजाएं बराबर बता रहे हैं उसके बीच वाला कोण हम यहां बराबर बता पा रहे हैं। कैसे? इस भुजा के इस भुजा बराबर, ये भुजा के ये भुजा बराबर, इसके बीच वाला कोण इसके बीच के बराबर। तो यहां पे सर्वांग क्षमता कौन सी लगेगी? अब सर्वांग क्षमता लग जाएगी एस ए एस सर्वांग क्षमता नियम। कौन सा? एस ए एस सर्वांग क्षमता नियम से। एस ए एस सर्वांग क्षमता नियम से जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांगक्षम बता देंगे हम त्रिभुज बी ए डी के। ये अपना हो गया थर्ड का उत्तर। उत्तर नंबर 3 नंबर का जो अपना प्रश्न था उसका उत्तर हो गया। अब देखिए चौथा क्या है। चौथे को हम यहाँ पे एक अलग कवरअप में हल कर लेते हैं। चौथे प्रश्न में दिया गया है कि ए सी बराबर आप बी डी बताइए। चौथे में पूछा गया है कि विकर्ण जो है वो ए सी लाइन, उसको बराबर बताइए विकर्ण बी डी के, ऐसा पूछा गया। अब ध्यान दीजिए, अगर चूंकि हमने पढ़ा है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगक्षम है त्रिभुज बी ए डी के, इसका मतलब इसकी सीपीसीटी नियम से क्या हो जाएगी? इसकी संगत भुजा ए से सी भुजा बी से डी के बराबर हो जाएगी। ए सी इज इक्वल टू बी और डी। ये ए सी विकर्ण है, बी डी भी विकर्ण है, दोनों विकर्ण क्या हो गए? बराबर हो गए। ये अपना हो गया उत्तर। ये चौथे बिंदुगत प्रश्न का उत्तर हो गया। इस प्रकार से साथियों हमने 8.1 जो प्रश्नावली उसको 2 भागों में पूरा किया है। आपको ये बातें जरूर समझ में आई होगी। अगर कुछ बातें समझ में कम आई है तो क्लास को आप दोबारा देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि क्लास की जो इंट्रोडक्शन की क्लास लगती है, कक्षा के जो अध्याय की यूनिट शुरू होते हैं, इंट्रोडक्शन की जो क्लास लगती है, वो देख के ही आगे की बिंदुगत प्रश्नावलियों को हम पढ़ेंगे तो बेहतर से बेहतरीन तरीके से हमें समझ में आएगी। थैंक यू, आपने पूरी क्लास को देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को अपनी नोट कॉपी में, बोर्ड के पैनल के हर पैनल को अपनी नोट कॉपी में उतार लीजिए ताकि वो भविष्य में अध्ययन के लिए काम आए, रिवाइजन के लिए। और आपको अगर ये क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी अन्य भाई बंधु के काम आने वाली अगर आपको नज़र आ रही है तो वहाँ तक आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।